हेलो फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं। तो मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी जो नहीं समझ पाया वो समझ जाइएगा कि कितने इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर का रोल जो है कितना बढ़ता जा रहा है, और हम लोग जो कर रहे हैं, जिस वे से कर रहे हैं, आई थिंक उससे आप लोगों के टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं। क्योंकि कई चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी डाल के दे रहा हूँ आप लोगों को, तो वो टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं तो उनका बेनिफिट लीजिएगा। और की नोट्स आप बना ही रहे हैं, तो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर यू। ठीक है, तो इसमें आप सभी का स्वागत है। और अब हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन से देश ने सिक्के जारी किए हैं? कौन सा ऐसा देश है जिसने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 150वीं जयंती कब थी महात्मा गांधी की? देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। तो इसके बाद जो है 2 अक्टूबर 2019 को इनकी थी 150वीं जयंती। ठीक है, 150वीं जयंती थी। इस पर सिक्के जारी किए, किस देश ने किए ये पूछ रहा है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो किस देश ने किए हैं बता दीजिएगा। और 2 अक्टूबर जो है इनके जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये जो है किस चीज़ के सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से पूरी लाइफ में प्रैक्टिस किया है महात्मा गांधी ने? अहिंसा को। अहिंसा के मार्ग के लिए जो है फेमस थे। बोले हिंसा से कुछ नहीं मिल सकता, अहिंसा से ही मिलेगा। ठीक है, तो अहिंसा के मार्ग को जो है पूरी जिंदगी अपने आप में इम्प्लीमेंट करके रखा इन लोगों ने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सत्याग्रह करते थे। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग देखते हैं और भी आगे। लेकिन ये सबसे पहली बात क्या है? 2 अक्टूबर 2019 को जो है 150वीं जयंती थी और ब्रिटेन ने ये सिक्के जारी किए। ठीक है, किसने जारी किए? ब्रिटेन की रॉयल मिंट। जो ब्रिटेन की रॉयल मिंट है, ब्रिटेन की रॉयल मिंट ये सिक्के बनाएगी। ठीक है, तो उसने जारी किए हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा अगर बात करें तो महात्मा गांधी जो है 1931 में ब्रिटेन गए थे। महात्मा गांधी ब्रिटेन कब गए थे? 1931 के अंदर, 1931 के अंदर जो है ब्रिटेन गए थे। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपने गोलमेज सम्मेलन का नाम सुना होगा ना? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल इसलिए है, गोल मेज जो गोल होती है, इसीलिए राउंड टेबल से हिंदी बना दी इसकी, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन थे उसमें गए थे गांधी जी। कांग्रेस ने उसी में भाग लिया था। पहली गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? 1930। दूसरी कब हुई थी? 1931। और तीसरी कब हुई थी? 1932। लेकिन महात्मा गांधी कौन सी में गए थे? 1931, जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन थी, सेकंड जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें महात्मा गांधी गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहली में नहीं गए थे वो ब्रिटेन। राइट, इसके अलावा उनके साथ कौन थी उस वक्त? सरोजिनी नायडू जो है उनके साथ थी। जो द्वितीय में गए थे तो उनके साथ कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है, जो कि भारत की पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, वही सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा ऐसा कौन व्यक्ति था जो तीनों जो ये थी 1930, 31 और 32 तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के अंदर भाग लिया था? ऐसा व्यक्ति कौन था? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930, 31, 32 यानी पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं और ध्यान रखनी है। इसके अलावा महात्मा गांधी के बारे में अगर थोड़ा बहुत और भी बताऊं मैं आप लोगों को, तो पहले महात्मा गांधी 1893 के अंदर जो है साउथ अफ्रीका चले गए थे। और उसके बाद वहां से कब लौटे थे? 1893 के बाद भारत लौटे थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। और इसी दिन को जो है इंडिया लौटे। और इसी दिन को किस रूप में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये जो 9 जनवरी का दिन है, इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा महात्मा गांधी जब वहाँ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे काले और गोरे के जो भेदभाव थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वो वहाँ पर भी श्वेत और अश्वेत की लड़ाई जो थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पर भी इंडियन ओपिनियन नाम से वहाँ पर उन्होंने न्यूज़पेपर भी चला रखा था, इंडियन ओपिनियन करके मैगजीन। ठीक है, तो टॉलस्टॉय फॉर्म के अंदर।
ठीक है, वो रहते थे, तो ये तमाम चीज़ें जो है उसकी स्थापना की थी। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कहीं ना कहीं। इसके अलावा अगर बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर महात्मा गांधी 1915 में आए थे और उसके बाद केक खाया। केक का क्या है? सत्याग्रह। सत्याग्रह कौन सा पहले कौन सा था? C4 चंपारण। महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण में। दूसरा जो था वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल वर्कर्स को उनका हक दिलवाने के लिए अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक। उसके बाद के से क्या है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। बिहार में नील की खेती के लिए चंपारण में 3 कटिया सिस्टम था ना, उसके खिलाफ जो है वहां पर किसानों का आंदोलन था। चंपारण में 3 कटिया सिस्टम के खिलाफ 3/20 भाग पर जो है वो नील की खेती करना अनिवार्य कर रखा था अंग्रेजों ने। तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ला के बुलाने से वो गए थे। ठीक है, तो चंपारण बिहार के अंदर। केक से याद रख लेना है, पहला सत्याग्रह इनका चंपारण, फिर जो है अहमदाबाद, फिर खेड़ा, के से खेड़ा। ठीक है, अहमदाबाद में वर्कर्स को 35% जो है वो उनका मुआवजा दिलवाया उन्होंने। ठीक है, इंक्रीमेंट करवाया वो 35% का। और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो आपका 1918 के अंदर, और ये चंपारण वाला कब हुआ था? बिहार में 1917 के अंदर चंपारण वाला हुआ था। ठीक है, तो 1917 15 में आए थे, 1 साल भारत भ्रमण किया, उसके बाद 17 से शुरू हो गए काम पर। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। इसके अलावा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता जो है 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है रंगून से रेडियो पे बोलते टाइम जो है बापू को राष्ट्रपिता का जो है संज्ञा दी थी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर? तो राष्ट्रपिता जो है 1944 में महात्मा गांधी जी को किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। राइट, तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन का आंसर क्या था? ब्रिटेन। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या था? डी हो गया, ब्रिटेन। क्लियर है? तो सिक्के जारी किसने किए थे? ब्रिटेन ने जारी किए हैं 150वीं जयंती पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? बता दीजिएगा फटाफट से, जिसको मालूम है। और उसके बाद एक बात को समझिएगा अच्छे से। देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो है, PRI जो है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में एक 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में बनाई गई। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत का गठन किया गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसके अलावा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हुई, बट तब क्या था? जो 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम बनाया था, 3 टियर जो है 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है की गई थी इसके द्वारा। जैसे ग्राम सभा हो जाएगी, उसके ऊपर जो है पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। ठीक है, तो ये जो 3 स्तर की जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर। लेकिन इसको संवैधानिक स्ट्रक्चर, संवैधानिक बैक नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बैकिंग नहीं थी इसकी वजह से इसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। समझ रहे हो? इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, तो इसके चक्कर में ये कामयाब नहीं हो पाया पंचायती राज तंत्र। इसके लिए फिर बाद में कमेटीज बनाई, जैसे कि अगर बात करें तो अशोक मेहता कमेटी बनी, GVK राव कमेटी बनी, बट फाइनली एक कमेटी और बनी थी, LM सिंघवी। 1986 में LM सिंघवी कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक LM सिंघवी समिति बनी थी। LM सिंघवी समिति, जिसको ये देखने के लिए बनाया था कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर गड़बड़ चल रही है, इसके अंदर हम लोग कैसे इसको सुधारें, कैसे हम लोग इसमें रिफॉर्म लेके आए। इन्होंने एक ही बात कही, अगर तुम लोग अच्छे से इस सिस्टम को चलाना चाहते हो, पंचायती राज तंत्र को प्रॉपर ढंग से चलाना चाहते हो, तो इसको संवैधानिक दर्जा दो। तो इसकी सिफारिश किस चीज़ की सिफारिश की? इसने संवैधानिक दर्जे की सिफारिश की। तो क्वेश्चन आता है बार बार, पंचायती राज जो प्रणाली है वो किसकी सिफारिश पर लागू हुई? तो आंसर क्या होता है? बलवंत राय मेहता समिति। लेकिन पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था, संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था, वो कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था संवैधानिक दर्जा जो है LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। और इसके लिए आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992, और 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके तहत जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जो है 11वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन के तहत किसकी बात की है?
जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सरकार है, यानी रूरल लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, उसकी बात की गई है। और जो शहरी स्थानीय सरकार है, जिसको हम लोग नगर पालिका वगैरह की बात करते हैं, वो 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर रहे थे आरक्षण की, तो देखिएगा इनमें आरक्षण की जब बात की गई थी कि इसमें 1/3 जो है, 1/3 जो है वो वुमेन होनी चाहिए। क्या बात की गई? 1/3 जो है महिलाओं का हिस्सा होगा, इसके अंदर आरक्षित रहेगी उनके लिए सीटें पंचायती राज व्यवस्था में हर लेवल पे। लेकिन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगा बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है अपने आप में कि 33% तो दिया ही दिया, इसके साथ साथ जो है ऊपर और भी बढ़ते रहे। और आज मोर देन 20 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 50% के आसपास जो है आरक्षण दे रखा है। 50% आरक्षण जो है वो पंचायती राज प्रणाली के अंदर महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखी है, 50% सीटें। तो 20 स्टेट्स ऐसे, जिसमें बड़े स्टेट्स के अगर मैं नाम बताऊं तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, देन आपका तमिलनाडु हो गया। और अभी जो है हाल ही में किसने किया है? तो हरियाणा ने किया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है ये काम किया है, जिसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दे दिया है? 50%। तो कौन से गवर्नमेंट ने किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में किया है। समझ पा रहे? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कार्य किया है। क्लियर है मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको अच्छे से? तो ध्यान रखना है, इस पूरी बात को समझ लेना है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी किया है। और हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसने पंचायती राज प्रणाली के अंदर चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अनिवार्य कर रखा है। ठीक है, पहले राजस्थान ने किया था, बट राजस्थान में जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट गई, तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया। लेकिन अब वर्तमान में हरियाणा दूसरा स्टेट था जिसने किया था, लेकिन अभी हरियाणा में ही है ये लागू, वहां तो खत्म हो गया। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये हरियाणा ने किया था। राइट, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान को गांधीवाद युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? कौन सा संस्थान है जिसको गांधीवाद युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार, ठीक है, उससे सम्मानित किया गया 2020 से? बताइएगा कौन सा है ऐसा संस्थान जिसको किया है, जिसने क्या किया है? गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का तंत्र बनाया, सिस्टम बनाया है, जिसमें गीले कपड़े जो है जिनको हम लोग धूप में छोड़ देते हैं सूखने के लिए, उनसे बिजली पैदा करने का सिस्टम बनाया है। ये कौन से संस्थान ने बनाया है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गांधीवाद युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार जो है एक्चुअल में क्यों दिया जाता है? ये इसीलिए दिया जाता है कि फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है, इंस्ट्रूमेंट्स जो है, आपके इक्विपमेंट्स जो है, फ्लेक्सिबल जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, उनमें थर्मल मैनेजमेंट समझते हो ना आप लोग, थर्मल मैनेजमेंट और आपका एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के लिए जो कार्य करता है, उसकी समस्या का जो समाधान देता है, उसको हम लोग गांधीवाद युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार देते हैं। ठीक है, तो ये अभी पूछ रहा है 2020 में किसको दिया गया है? किसको दिया गया है बताइएगा? IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या IIT रुड़की? कौन सा है, किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है IIT खड़गपुर को। किसको मिला है? IIT खड़गपुर। कहां पर IIT खड़गपुर? ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है IIT खड़गपुर, आपका ध्यान रखना है। इसके अंदर वेस्ट बंगाल की बात आ रही, तो वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वेस्ट बंगाल जो है, इसके राज्यपाल कौन है अभी? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो राज्यपाल है, और ममता बनर्जी जो है वो मुख्यमंत्री है। जगदीप धनखड़ लिख दिया जाए, जगदीप धनखड़, और ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री है। राइट, ममता बनर्जी जो है वो क्या है अभी? CM है। तो ध्यान रखना है, ये गवर्नर है, राज्यपाल है, और ममता बनर्जी जो है वो भी मुख्यमंत्री है। क्लियर? इसके अलावा अगर बात करें विधानसभा सीट्स की, तो यहाँ पर विधानसभा सीट्स कितनी है? वेस्ट बंगाल के अंदर विधानसभा सीट्स आपकी 295, और लोकसभा सीट की बात करें तो 45, और राज्यसभा सीट की बात करें तो 16। ठीक है, लोकसभा सीट्स जो है, सॉरी नॉट 45, लोकसभा सीट्स जो है वो कितनी है? लोकसभा सीट्स 45 नहीं है, लोकसभा सीट्स है यहाँ पर 42, और राज्यसभा सीट्स कितनी है? वो है 16। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 295, 42 और 16 लोकसभा, ये राज्यसभा, और ये विधानसभा। ठीक है, ये सीट्स है। इसके अलावा और वेस्ट बंगाल की बात आ रही है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर और क्या है? वेस्ट बंगाल में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का नाम सुना होगा आपने, इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट।
भारत का पहला रिवर जो मल्टीपर्पज रिवर वैली बहुउद्देशीय परियोजना, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं, भारत की पहली नदी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? वाई बहुउद्देशीय? व्हाट इज द मीन ऑफ मल्टीपर्पज? मल्टीपर्पज क्यों कहते हैं? जहां पर हम लोग एक ही सिस्टम के अंदर पानी सिंचाई के लिए, इरिगेशन पर्पज के लिए, इसके अलावा मछली पालन कर सकते हैं, पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रो पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मेनी पर्पज एक साथ ही हल हो रहे हैं, इसलिए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं। और पहला भारत का कौन था? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है वो फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। और सेकंड की बात करें तो कौन है? भाखड़ा। भाखड़ा जो है वो दूसरा है। क्लियर है? तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना आपको। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अंदर बात करें, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हो गया, ये सीट्स की बात हो गई। इसके अलावा नेशनल पार्क्स की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, एक तो बुक्सा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। इसके अलावा न्योरा नेशनल पार्क्स अगर बात करूं तो बुक्सा नेशनल पार्क को एनपी से लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है एनपी लिखने से? आपत्ति नहीं रखनी है, ऐसे थोड़ा स्मार्ट बनना है, ऐसा नहीं पूरा पूरा वर्ड लिखना, इतना बड़ा स्मार्टली करो। एनपी मीन नेशनल पार्क है, इतना बड़ा लिखोगे वो भी नेशनल पार्क है। तो बुक्सा नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क, देन और कौन कौन सा है? और नेशनल पार्क अगर बात करें, सिंगालीला, सिंगालीला नेशनल पार्क अगेन वेरी फेमस। देन बात करें सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क, राइट। तो ये कुछ एक नेशनल पार्क है जो कि इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया था, इसका आंसर कौन सा हो गया था? आईआईटी खड़गपुर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का ई उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है? जोरम मेगा पार्क जो है, जोरम मेगा फूड पार्क है, इसका उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है? ये बात पूछ रहा है, बता दीजिएगा। जोरम मेगा फूड पार्क का ये उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है? इन विच स्टेट? देखिएगा, जोरम मेगा फूड पार्क जो है ये एक्चुअल में मिजोरम में हुआ है। मिजोरम के अंदर अगर बात करें तो कोलासिब करके जिला है, डिस्ट्रिक्ट कोलासिब में, वहां पर एक गांव है खरमंग करके, वहां पर गांव क्या है? खमरंग करके गांव है, कोलासिब डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिजोरम में। मिजोरम को MZ से लिखूंगा मैं। वहाँ पर क्या है? कोलासिब करके जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर गांव है खमरंग। इसमें लगाया गया है ये अप्रोक्सीमेटली 55 एकड़ जो है लैंड के अंदर ये लगा है। इसमें बात ये कही गई है कि जोरम मेगा फूड पार्क का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझो। ये गांव है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, ये गांव की बात है, ये जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये स्टेट है मिजोरम, इसमें लगाया गया है यहाँ पर। क्लियर। ये कहाँ लगाया हुआ है? यहाँ पर लगाया हुआ है। अब मैं क्या बता रहा था कि मेगा फूड पार्क का क्या मतलब है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटी, देन अगर बात करें कोल्ड स्टोरेज, इसके अलावा सुखाने के लिए जो है ड्राई वेयर हाउसेज, तो इस प्रकार की फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी जो मेगा फूड पार्क है। इस तरह के काफी मेगा फूड पार्क है, असम के अंदर भी है, मिजोरम में भी लग रहा है अभी, राइट। तो ये दो हो गए उधर की तरफ, बाकी और भी है उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, 2-4 और भी है, राइट। तो ये मेगा फूड पार्क जो अभी लगाया गया, ये कहाँ लगाया गया? ये मिजोरम के अंदर लगाया गया अभी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लगने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग माना जा रहा है कि 5000 लोगों को वहां पर नौकरी भी मिलेगी, 5000 लोगों को एटलीस्ट रोजगार मिलेगा। इसके कारण जो है प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष से किसी ना किसी रूप से जो है मिलेगा। इसका उद्घाटन जो है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल जी, उन्होंने इसका जो है वर्चुअली उद्घाटन किया था, ठीक है, जिसको ई उद्घाटन भी कह सकते हैं हम लोग, या वर्चुअल फॉर्म में उद्घाटन किया था। कोरोना के चलते हम लोग आजकल जाना थोड़ा बंद है, ठीक है, जैसे हम लोग वर्चुअली पढ़ रहे हैं एक तरह से, उसी टाइप से जो है तो उन्होंने भी उद्घाटन वर्चुअली किया, राइट। तो ये चीज़ है। अब क्या है, किसने किया? हरसिमरत कौर बादल। कौन है? सेंट्रल जो मिनिस्ट्री आपकी फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, उसको हिंदी भाषा में कहें तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जो है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और कहाँ किया है उद्घाटन किया है मिजोरम के अंदर। अगर मिजोरम की बात आ रही तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल जो है मिजोरम की कैपिटल है। इसके अलावा अगर बात करें मिजोरम के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है मिजोरम के वर्तमान में? तो है सिरिधरन पिल्लई। सिरिधरन पिल्लई जो है ये राज्यपाल है। इसके अलावा अगर बात करें सीएम की तो मुख्यमंत्री कौन है वहां पर? जोरमथंगा।
जोरमथंगा जो है ये वहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर बात करें मिजोरम के अंदर लोकसभा विधानसभा सीट्स की, तो विधानसभा 40 है, लोकसभा 1 है, राज्यसभा 1 है। विधानसभा 40, लोकसभा 1, राज्यसभा 1, ठीक है, ये सीटें हैं वहाँ पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मिजोरम आइजोल, राइट। इसके अलावा हाईकोर्ट जो है मिजोरम की कहाँ पर है, तो मिजोरम की हाईकोर्ट जो है कौन सी के अंडर में आता है, इट इज़ अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जो क्षेत्र अधिकार के अंदर आता है आपका मिजोरम, तो ये बात आपको कहीं ना कहीं और ध्यान रख लेनी है, ठीक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंडर में आता है मिजोरम, राइट। तो ये क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर क्या था, मिजोरम था, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में स्थित कौन सी झील का रंग गुलाबी हो गया है? कौन सी एक झील है जिसका पिछले दिनों में जो है रंग गुलाबी हो गया था, पिंक कलर में टर्न हो गई थी, वो कौन सी झील है, ये पूछना चाह रहा है। बता दीजिएगा आंसर फटाफट से, कौन सा आंसर इसका करेक्ट है, ए, बी, सी और डी। सांबर झील थी वो, डल झील थी वो, नक्की झील थी या लोनार झील थी? कौन सी लेक थी जिसका कलर जो है हाल ही में गुलाबी हो गया था और क्यों हो गया था? अगर किसी को वो भी पता है तो वो भी बता सकता है। देखिएगा, भारत में कई बार पूछा तक विच लेक इज ए क्रेटर लेक, क्रेटर झील कौन सी है? क्रेटर झील कौन सी है भारत में? क्रेटर झील है, कौन सी झील है क्रेटर झील भारत में? क्रेटर लेक है भारत में। क्रेटर को हिंदी इंग्लिश में कोई अलग नहीं है, ऐसे लिखते हैं क्रेटर, ठीक है। क्रेटर झील कौन सी है भारत में? क्रेटर झील है महाराष्ट्र की लोनार झील। लोनार झील को लोनार हिंदी, लोनार इंग्लिश, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर स्थित है लोनार झील, जो कि क्रेटर लेक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्रेटर क्या होता है? गड्ढा। अगर मान लीजिएगा आप लोग किसी भी भारी चीज को पृथ्वी पर गिराते हो, यानी अगर आपके हाथ में कोई ऐसी हैवी जो है लोहे की बॉल है, फुटबॉल जैसी लोहे की आकृति कोई चीज है, उसको अगर आप पृथ्वी पर छोड़ दोगे, अर्थ पे छोड़ दोगे, तो जहां गिरेगी वहां पर क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। तो उसी तरह से जो है किसी जमाने में, किसी जमाने का मतलब क्या है? 52,000 वर्ष पहले, 52,000 ईयर्स एगो अप्रोक्सीमेटली है ये, नो वन नोज एग्जैक्टली, बट हम लोग जो मान के चल रहे हैं 52,000 वर्ष पहले जो है एक एस्ट्रॉइड टकराया, एक क्षुद्र ग्रह जो है वो पृथ्वी की सतह से टकराया इस जगह पर, और वहां पर क्या बन गई? लोनार क्रेटर झील बन गई वहां पर, जो कि एक खारे पानी की झील है। इसका अप्रोक्सीमेटली डायमीटर जो है 1.2 किलोमीटर डायमीटर की एक क्रेटर झील है, जिसका उल्लेख हमें जो हमारे पुरानी कई किताबें हैं उनमें मिलता है। जैसे कि अगर बात करें अबुल फजल की जो आईने अकबरी लिखी हुई है, अबुल फजल द्वारा जो आईने अकबरी लिखी गई है, अकबर पर की बुक लिखी हुई है, उसके अंदर भी जो आईने अकबरी में भी इसका उल्लेख है, और भी कई जगह पर इसका उल्लेख है। अब क्या बात कर रहा था मैं? बोल रहा था कि गुलाबी कैसे हुआ रंग। तो देखिएगा, ये जो आपकी लेक है इसका पानी कैसा है? इसका पानी खारा है, यानी सेलाइन है इसका पानी, प्लस एल्काइन भी है। सेलाइन एंड एल्काइन दोनों तरह का पानी है इसका। सेलाइन और एल्काइन क्या है? देखिएगा, इसका पीएच जो है, इसका पीएच जो है 10.5 है, 10.5 पीएच है, लेकिन जो है वैसे कितना होता है? 7 जो होता है उसमें न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। न्यूट्रल किस में होता है? पीएच 7 में। इसका कितना? 10.5, बहुत ज्यादा है इसका मतलब। तो रिवर जो है सेलाइन और एल्काइन है। अब देखिएगा क्या होता है, अभी पिछले एक चीज और इसके अंदर ध्यान रखना है, क्या होता है कि रिवर इसके अंदर लेक्स वगैरह के अंदर क्या है? फंजाई पाई जाती है, फंगी जिसको हम लोग कहते हैं, फंगी पाई जाती है, और फंगी के कारण जो है ग्रीनिश नेचुरली फिनामिना है एक तरह से। अगर बात करें तो नेचुरली जो है ज्यादातर लेक्स के अंदर आपने देखा होगा ग्रीन सी होती है। तो ग्रीन होने के पीछे क्या रीजन होता है? जो फंजाई होती है या फंगी जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये आपका ग्रीनिश कलर देती है, ठीक है। ये आपका मोस्टली ग्रीनिश कलर देती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब ये पिंक क्यों हुई? मुद्दे की बात ये है। तो ये पिंक कैसे हुई? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि इस झील के अंदर पानी कम हो गया, इस लेक के अंदर पानी कम हो गया, और पानी कम होने के कारण सैलिनिटी बढ़ गई, क्योंकि ऑलरेडी नमकीन है ये, नमक तो सैलिनिटी तो है इसके अंदर पहले से ही। अब पानी और सूख गया, नमक तो नहीं उड़ा ना, पानी तो वेपराइज हो गया। तो वो जो चीज है उसके कारण पानी कम होने के कारण सैलिनिटी और बढ़ गई, और एक सोल्ट लविंग माइक्रोब्स है, एक जीवाणु है सोल्ट लविंग, जिसको हम लोग कहते हैं हाइलोआर्किया माइक्रोब्स। और हाइलोआर्किया माइक्रोब्स जो है, हाइलोआर्किया माइक्रोब्स, ये एक तरह से सॉल्ट लविंग जीवाणु है जिसको नमक से बहुत पसंद है। तो इसलिए इस लेक के अंदर क्या हो गया? आपका बहुत ज़्यादा सैलिनिटी बढ़ गई, नमक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, नमक की मात्रा एक तरह से सैलिनिटी बढ़ना वही है सीधा, ठीक है। उसके कारण ये काफ़ी बढ़ गया, और इसके बढ़ने के कारण जो है
गुलाबी कलर हो गया अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। ठीक है, ये बढ़ने के कारण जो है इसके अंदर क्या हो गया, गुलाबी कलर हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सी जो है गुलाबी हो गई थी, कौन सी हो गई थी बता दीजिएगा। लोनार, लोनार झील जो है अभी हाल ही में गुलाबी हो गई थी। नक्की झील, सांबर झील, डल झील ये कहाँ पर है बता दीजिएगा। नक्की झील कहाँ है ये बताओ फटाफट से, कमेंट में लिखो नक्की झील कौन से जिले, कौन से राज्य में, भारत के कौन से स्टेट में नक्की झील स्थित है, ये आपका प्रश्न है और ये आपको बताना है ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर कमेंट के अंदर। ठीक है, तो अभी कीजिएगा इसका कमेंट। नक्की झील, सांबर मैं बता देता हूँ, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। इसके अलावा डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर डल झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का, चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत की, वुल्लर झील, वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। ये कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नक्की झील कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाना चाहिए अभी अभी, कौन से स्टेट के अंदर है। इसमें भी ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको नक्की झील के लिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, कौन से स्टेट के अंदर है बता दीजिएगा। अब 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से तो सोच ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, कौन सी मिनिस्ट्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है मिनिस्टर है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है मिनिस्टर है इसमें मिनिस्ट्री के, ये बात आपको ध्यान रखना है। राइट, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में मिनिस्टर है। ठीक है, आप पूछ रहे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया ये बताना है आपको। तो देखिएगा, वातावरण विज्ञान यानी क्लाइमेट साइंस के अंदर एंड टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के अंदर जो है एक तरह से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। दिया किसमें जाता है, दिया एक्चुअल में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा, अगर कोई अर्थ साइंस के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान प्रणाली के लिए कोई अच्छा काम करता है या उसमें योगदान देता है, तो उस व्यक्ति को दिया जाता है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन देता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब इस बार का किसको दिया गया ये बात पूछिए। तो देखिएगा, इस बार का दिया गया है डॉक्टर अशोक साहनी को। डॉक्टर अशोक साहनी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा डॉक्टर सुरेश कुमार जो है, डॉक्टर एस सुरेश कुमार, उनको दिया गया है जो आपका वातावरण यानी ये कह सकते हो आप क्लाइमेट, वातावरण, और इसके अलावा आपका वातावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर एस सुरेश कुमार को। तो ये भी आप ध्यान सकते हो, इसमें सुरेश बाबू लिखा हुआ है, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, तो ये गलत है, तो अशोक साहनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, इसमें कोई और ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, हम लोग एक्सप्लेन करें इस चीज़ को। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इस मिनिस्ट्री के मालिक है या इस मिनिस्ट्री को संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को 5 राफेल लड़ाकू विमान किस देश की कंपनी से प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगले आने वाले एग्जाम्स के अंदर इसमें से कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इधर उधर से घुमा के कुछ भी पूछ लेगा। तो इसलिए जितना इसका फैक्ट तुम्हें मिले उतना इसको करना है, ठीक है ना, तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि राफेल बड़ा न्यूज़ में रहा है। राफेल जो है बड़ा न्यूज़ में रहा है, पूरा 2016 में डील हुई थी, तब से लेकर अब तक जो है ये न्यूज़ में चल रहा है। 2016 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट का डील हुआ था 36 राफेल का। हमें क्या है, 36 राफेल खरीदने थे, 59,000 करोड़ का डील था ये, 59,000 करोड़ का, 59,000 करोड़ का डील था 36 राफेल का। 2016 में डील हुआ था, जो कि एक डसोल्ट एविएशन नाम से कंपनी के साथ हुआ था। डसोल्ट एविएशन कंपनी के साथ में डील हुआ था ये हमारा, ठीक है, 2016 में। तब से राफेल हो रखी है। फाइनली 5 राफेल अभी पहुंच चुके हैं। अंबाला जो एयरफोर्स स्टेशन है आपका हरियाणा के अंदर, अंबाला के अंदर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है, जिसके अंदर अभी पीछे जो है ये 5 राफेल पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन से एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंचे। तो 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को कहां पर, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर फ्रांस से चलकर आए थे 7,000 किलोमीटर दूरी तय करके, और ये जो है फाइनली पहुंच गए अंबाला
29 जुलाई 2020 को 7000 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फाइनली पहुंच गए भारत के अंदर, अम्बाला बेस के अंदर पहुंचे थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा अगर बात करूं तो हम लोगों को 36 रफेल लेने हैं टोटल। रफेल जो है ये कंपनी जो है, रफेल बनाने वाली कंपनी कौन है? ये फ्रांस की कंपनी है डसोल्ट एविएशन। कौन सी कंपनी है? डसोल्ट एविएशन। और कौन से, सारा ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं है, लाइफ मस्ट बी कलरफुल, इसलिए कलर दूसरा लेते हैं। देखिएगा ये किसकी है? फ्रांस की कंपनी है। डसोल्ट एविएशन किस देश की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है और इसने जो है रफेल बनाया है। और ये रफेल जो है इसका कंपैरिजन करें तो हमें इसके पास, चाइना के पास इसी प्रकार का J-20 जो उसका फाइटर जेट है वो हमारे रफेल के बराबरी का है, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर बात करें हम लोग कि क्या भारत के पास ही रफेल है या फ्रांस के पास ही, तो फ्रांस ने सबसे पहले इजिप्ट को दिया था, इजिप्ट के पास भी है। उसके बाद फिर कतर, ठीक है, कतर को आया। उसके बाद भारत को, तो भारत चौथा देश हो गया जिसके पास रफेल आ गया है। फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत, ठीक है। तो भारत अभी चौथा देश हो गया जिसके पास रफेल आ गया है। लेकिन अब भी हमारे 31 तो बाकी है, 5 ही आए हैं। वो कब तक आएंगे? तो वो बोल रहे हैं 2021 तक वो भी पहुंचा देंगे। चिंता मत करो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी पहुंचा देंगे। तो ये रफेल जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसके क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर इसमें बात करें तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है अभी कि एक चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो हम लोगों ने कौन से देश की कौन सी कंपनी से लिए थे? जो डिलीवर हुए थे अभी अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स, वो कौन से देश की कौन सी कंपनी से मंगवाए थे या कौन सी कंपनी ने डिलीवर किए थे? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे भी पता लगे तुम लोग वीडियोस कितना देखते हो, कितना गौर से देखते हो, ठीक है। तो पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो तो खैर कैसे बताएगा, लेकिन जिसने देखी है उसको करेक्ट आंसर बताना चाहिए, राइट। तो 5 रफेल लड़ाकू कौन सा हो जाएगा? फ्रांस की डसोल्ट एविएशन। डसोल्ट एविएशन किस देश की कंपनी है? फ्रांस की। कैसे भी घुमाए क्वेश्चन, यू मस्ट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे हैं? किसको सौंपे हैं 10 रेलवे लोकोमोटिव भारत ने? बताइएगा। ये डीजल लोकोमोटिव एक्चुअल में किसको सौंपे हैं? ये पूछ रहा है, जो कि ब्रॉड गेज के हैं। ब्रॉड गेज समझते हो ना आप लोग? किस देश को 10 लोकोमोटिव नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत? ब्रॉड गेज जो है वो क्या होता है? 1.676 मीटर, या फिर यूं कह सकते हैं 1676 मिलीमीटर। ये होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज क्या है? ये पटरी है, ये पटरी है, इन दोनों के बीच का गैप, इसको हम लोग ब्रॉड गेज बोलते हैं। बस बात खत्म। मीटर गेज में कितना होता है? अगर मीटर गेज की बात हो तो मीटर गेज कितना होता है? मीटर गेज जो होता है रेल की पटरियों के बीच में वो होता है 1 मीटर, ठीक है। गैप कितना होता है? 1 मीटर, राइट। उसी प्रकार से एक और होता है फिर आपका, एक होता है आपका टॉय ट्रेन के लिए, और एक होता है नैरो गेज। एक होता है नैरो गेज। टॉय ट्रेन से पहले मैं लिखूंगा नैरो गेज, ठीक है। टॉय ट्रेन से पहले क्या लिखूंगा? नैरो गेज। तो नैरो गेज जो है वो कितना होता है? 0.762 मीटर, ठीक है। 0.762 मीटर। मीटर का वर्ड का ध्यान रखना, ये कहीं mm और मीटर कंफ्यूज रहो। मीटर लिख रहा हूं तो 1 पॉइंट लगा रहा हूं, यहां पर पॉइंट लगा रहा हूं। मिलीमीटर लिखूंगा तो सीधा लिखूंगा ऐसे, राइट। अब एक टॉय ट्रेन होती है। टॉय ट्रेन जो होती है, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हो गई, नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो गई, इसके अंदर जो है गेज कितना होता है? इसके अंदर होता है आपका 0.61 मीटर, ठीक है। तो ये गेज है। लेकिन हम लोगों ने अभी बांग्लादेश को दिया है, ये कौन सा दिया है? ये दिया गया ब्रॉड गेज वाला, ठीक है। तो बांग्लादेश को ये 10 दिए लोकोमोटिव। मैंने आंसर भी बता दिया आपको साथ ही साथ। बांग्लादेश को ये 10 लोकोमोटिव दिए हैं अभी हाल ही में हम लोगों ने। तो ये ध्यान रखना, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ तो बांग्लादेश को दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो डीजल लोकोमोटिव कहाँ बनाए जाते हैं? डीजल लोकोमोटिव जो है वो वाराणसी के अंदर बनाए जाते हैं। वाराणसी जो है डीजल लोकोमोटिव हब है इंडिया का, जहाँ पर डीजल इंजन्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा नया जो मॉडर्न लोकोमोटिव हम लोगों ने बनाया है एक तरह से, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो पटियाला के अंदर बना है, ठीक है ना। तो डीजल लोकोमोटिव, मॉडर्न लोकोमोटिव वर्क्स जो है DMLW, वो पटियाला पंजाब के अंदर बना है। और DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वो कहाँ पर है? वो आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर है, जहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं, ठीक है ना।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री, जहाँ पे रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं, वो कहाँ पर है? कपूरथला पंजाब के अंदर रेल कोच फैक्ट्री, वो वेरी वेरी फेमस। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बांग्लादेश की बात आ रही है तो बांग्लादेश और भारत के संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं आजकल। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो कौन सा है? ढाका है। आई होप यू नो वेरी वेल। तो ये जो है केंद्रीय रेल मंत्री, इसके अलावा जो है भारत के विदेश मंत्री, दोनों ने जो है मिलकर ये सौंपे हैं इनको, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अभी पीयूष गोयल है, आपको पता ही होगा, राइट। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। क्लियर है ये चीज़? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी किस देश को 10 लोकोमोटिव? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है? बताइएगा कौन से देश में कला नारायण स्वामी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सिंगापुर, मलेशिया, ब्राजील और यूएई, कौन से में मिला है? तो कला नारायण स्वामी जो भारतीय मूल की है, उसको कोविड-19 के टाइम में फ्रंट लाइन पे लोगों की सेवा करने के लिए, फ्रंट लाइन पे रहकर जो है कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया वहां पर सिंगापुर के अंदर, ठीक है। तो सिंगापुर जो है, सिंगापुर में सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर का जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है आपको कला नारायण स्वामी, जो भारतीय मूल की नर्स है। नर्सों को दिया जाता है इस प्रकार से सम्मान, जो है जो अच्छे से काम करती है इस प्रकार से कुछ भी। तो कोविड-19 के चलते जो है ये फ्रंट लाइन में रहकर काम किया, तो इसलिए उनको मिला है सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये एक बात ध्यान रखना है, सिंगापुर वर्ड आए तो सिंगापुर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि एफडीआई में जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत को कहाँ से मिल रहा है? तो मिल रहा है सिंगापुर से। वर्तमान में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आ रहा है? आंसर होगा सिंगापुर। दूसरे नंबर पर कौन है? तो वो होगा मॉरिशस। सेकंड नंबर पे कौन है? तो वो होगा मॉरिशस। क्लियर है? तो फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड वन इज मॉरिशस। तो ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए बिना किसी दिक्कत के, राइट। इसके अलावा और इसके अंदर कोई बताने वाली बात नहीं है। इसका आंसर हो गया सिंगापुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए कौन से मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा आंसर दो, कौन से मिशन की बात की है? कौन सा है ये? कौन सा मिशन नासा ने ब्रह्मांड के लिए अध्ययन के लिए बात किया है? बताइएगा। तो ये आपका एस्ट्रोस क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स, यानी एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फियर। एस्ट्रोस क्या है आपका? एस्ट्रोस मैं लिख देता हूं इधर, एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फियरिक। इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम है, याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ, बहुत लंबा है बट याद नहीं रखना है, मैंने लिख दिया तुम लोगों के लिए वैसे ही, बट याद रखने की जरूरत नहीं। क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सब मिलीमीटर वेवलेंथ, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सब मिलीमीटर वेवलेंथ, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए है ऑब्जर्वेशन एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ आएगा, रिजोल्यूशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन। अब इसके अंदर वर्ड आ रहा है स्ट्रेटोस्फेरिक। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब क्या है? इधर देख लो, एक तो ऑब्जर्वेशन के लिए है, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर। दो वर्ड में सारी दुनिया छुपी हुई। इसकी क्या मसला है? पृथ्वी जो है ये आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी मस्ट बी ग्रीन, तो ये पृथ्वी हो गई। अब इसके ऊपर जो है, पृथ्वी के ऊपर यहां पर जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, यानी ये वाली लेयर, ये है ट्रोपोस्फियर,
जिसको हम लोग एक्सोप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, ये जो दूसरी लेयर ये क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। अब यहां पर जो है एक फुटबॉल फील्ड लाइक जो है, फुटबॉल फील्ड जितना जो है एक गुब्बारा टाइप मतलब ये छोड़ रहा है नासा, जो कि किस लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ रहा है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ रहा है ये, कि टू ऑब्जर्व वेवलेंथ लाइट, जो कि विजिबल नहीं होती है अर्थ सरफेस पे, हम लोग नहीं देख पाते हैं, जो कि वहां से हम लोग देख पाएंगे। तो वो हम लोग स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो है नासा, सॉरी हम लोग नहीं, नासा जो है वो छोड़ने की बात कर रहा है। तो ये स्ट्रेटोस्फियर के अंदर छोड़ी जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फुटबॉल फील्ड साइज का जो है ये एक तरह से 2023 में छोड़ने की बात कर रहा है। फुटबॉल फील्ड साइज का 2023 तक ये मिशन छोड़ने की बात है, या मिशन जो है 2023 तक। और ये कहाँ से छोड़ा जाएगा, अंटार्कटिका से, अंटार्कटिका से। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, कहां पर छोड़ा जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर में, कब, 2023। और नाम क्या है मिशन का, एस्ट्रोस। पर्पज क्या है, ऑब्जर्वेशन। जैसे भारत ने भी है एस्ट्रोसेट, भारत का भी एस्ट्रोसेट जो है स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोसेट जो टेलीस्कोप है, तो ये भी इसी प्रकार से उसके अंदर गुब्बारे के अंदर टेलीस्कोप लगा होगा, उससे हम लोग, इससे नासा जो है ऑब्जर्व करेगा। और इंडिया का इसी तरह का जो है एस्ट्रोसेट करके जो है, हमारे पास भी सैटेलाइट जो है एस्ट्रोसेट करके है। तो ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, बाकी कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं इसके अंदर। तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर छोड़ा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे और बता दूं, स्ट्रेटोस्फियर के बाद और क्या आता है, मीसोस्फियर, इसके बाद आता है मीजोस्फियर, ये मीजोस्फियर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रोपोस्फियर, देन आपका स्ट्रेटोस्फियर, देन आपका मीजोस्फियर, यानी एक्सोप मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आता है, ठीक है। इसके बाद मीजोस्फियर आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, आइनोस्फियर, उसके बाद आइनोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, ठीक है ना, आयन मंडल आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर हाई टेम्परेचर आ जाएगा, यानी हाई लेवल पे चला जाएगी बात, आगे हम लोगों को नहीं जाना है। क्लियर है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आज के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो एस्ट्रोस मिशन 2023 वाली बात भी याद रखना है, ये भी पूछ सकता है कब छोड़ेगा, 2023, और ये भी पूछ सकता है कहाँ से और कौन। तो नासा वेरी इंपॉर्टेंट, तो ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए, राइट। तो इसी के साथ जो है आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं, इतने ही थे। बाकी की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा अपना, और पिछली क्लासेज जो अभी भी नहीं देख पाया वो देख लीजिएगा फटाफट से। अभी भी दिन दूर नहीं गए हैं आपके, अभी भी कोई समस्या नहीं है, पढ़िएगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बी मोटिवेटेड एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय।